स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर हाउ वी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का वर्ड जो है आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर होंगे। ये जो पिक है ये एक फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन की है, रेने डिस्कार्टे। रेने डिस्कार्टे ने सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के वर्ड को यूज किया था। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुराद रेने डिस्कार्टे की क्या थी? He took two number lines which are intersecting at right angle to each other। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती थी उस पॉइंट को उसने नाम दिया ओरिजिन का। यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होते हैं। इसको उसने एक्स एक्सिस का नाम दे दिया, वाई एक्सिस का नाम दे दिया। ओरिजिन के राइट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस वैल्यूज हम लेंगे और ओरिजिन के लेफ्ट पे हम नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे पॉजिटिव y की वैल्यूज यूज करेंगे और यहाँ पे हम नेगेटिव y की वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के प्लेन को रेने डिस्कार्टे ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दे दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ्स की इंपॉर्टेंस और उसका यूज जो है वो फिजिकल साइंसेस, सोशल साइंसेस के अंदर क्या है, हम क्यों यूज करते हैं ग्राफ्स को। एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक सीखी होंगी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते थे तो आप उसमें से अननोन्स वैल्यूज को फाइंड आउट करते थे। अब अननोन्स को किस तरह फाइंड करते थे? आपके पास क्वाड्रेटिक टेक्निक थी, आपके पास फैक्टराइजेशन टेक्निक थी, आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन टेक्निक थी, आपके पास क्रैमर रूल था, आपके पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन टेक्निक थी। इन टेक्निक्स को यूज करके आप सॉल्यूशन फाइंड करते थे। दैट इज अ टाइम टेकिंग जॉब, यानी आपका कुछ टाइम लगता था, कुछ टाइम स्पेंड होता था, कुछ आपकी एनर्जी यूज होती थी और फिर आप उसे फाइंड आउट करते थे सॉल्यूशन को। लेकिन ग्राफिकली हम सॉल्यूशन को किस तरह देख सकते हैं कि हमें वो टेक्निक यूज करनी ना पड़े। हम विदाउट यूजिंग दैट टेक्निक्स, विदाउट अप्लाइंग दैट टेक्निक्स, वी आर एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है। सपोज एक लीनियर इक्वेशन हम लिख लेते हैं, b1y is equal to 0। जो लीनियर इक्वेशंस है वो हम लिख लेते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया जिसमें हमारे पास टू अननोन्स हैं x और y, और हमारे पास 4 कोफिशिएंट्स हैं a1, b1, a2 एंड b2। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं इस इक्वेशंस के लिए होंगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट्स a1, b1, a2 एंड b2। एक तो ये होगा कि इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ही ना करे, पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करे बट यूनिक हो। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट भी करे और उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करें, यानी यूनिक ना हो बल्कि उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करें। मैंने फिर रिकॉल करता हूं कि ये डिपेंड करेगा कोफिशिएंट्स के ऊपर कि आपके जो कोफिशिएंट्स है a1, b1, a2 और b2 वो किस तरह के हैं, यानी आप किस तरह के डिफाइन करते हैं। पहली पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं अभी हम कि उस ग्राफिकली है हमारे पास। सपोज ये हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन का ग्राफ हो गया और सपोज ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया। ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ आ गया और ये जो ग्रीन से हमने ड्रॉ किया ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। इसके ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगे क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। अब यहां से देख के आप ये बता सकते हैं कि वेदर इसका सोल्यूशन जो है वो क्या किस तरह का बिहेवियर दे रहा है ये ग्राफ। ये दोनों लाइन किसी भी सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी किसी भी एक पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इट्स मीन जब इस तरह का केस हो तो हम ग्राफिकली कहते हैं कि इस जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मीन नॉट exist। Not exist mean it is not possible to find the solution of this system of linear equation। सेकेंड केस हमारे पास क्या हो सकता है, हम फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करते हैं।
हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया। देखो ये दोनों लाइन जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ग्राफिकली इसका मीनिंग ये होता है कि हम इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और वो यूनिक सोल्यूशन है, यानी इसका एटमोस्ट वन सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है और वो है जहां पे ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। थर्ड पॉसिबिलिटी जो हमारे पास आती है कि हमारे पास केस ये हो जाए कि एक लाइन ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो गया और ये हमारे पास सेकंड का ग्राफ ड्रॉ हो गया। आपने देखा होगा ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है ये ओवरलैप कर गया, यानी फर्स्ट इक्वेशन को ओवरलैप कर दिया इसने। इस केस में आप जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से एट इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर, यानी देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। तो इस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने इन इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, मैंने यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, मैंने जस्ट इनके ग्राफ को ड्रॉ किया है। इनके ग्राफ को ड्रॉ करने से मुझे ये पता चल गया कि किसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, किसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा और किसके इनफाइनाइट सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है साइंसिस के अंदर। एक और एप्लीकेशन है जो हम देखते हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, हम अभी उसको डिस्कस करते हैं। डिफिकल्ट इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि मे भी आपने पहले उस तरह ना सोचा हो। आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं थ्रू क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन टेक्निक से भी। उसमें क्या होता था, मैट्रिक्स इन्वर्जन टेक्निक से जब आप सॉल्व करते थे तो एक खास पोजीशन आ जाती थी, एक खास स्टेप आ जाता था जहां पे आप कहते थे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो वो क्या होता था, जब आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो जाता था। सिंगुलर मीन जब उसका डिटरमिनेंट जो था वो जीरो आ जाता था। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से मुराद मेरी ये है, जो लीनियर इक्वेशंस ऊपर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिफाइन किया है उसके जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास इस तरह का बनेगा। सपोज इसे हम एक खास नाम दे लेते हैं, हम कह लेते हैं इसका नाम जो है वो ए है। जब आपका डिटरमिनेंट जीरो आता था इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का तो आप कहते थे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ग्राफिकली क्या मीनिंग है, मतलब आपको ये तीन डिफरेंट किस्म के ग्राफ दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए बताएं इस केस में डिटरमिनेंट की नेचर क्या होगी, इस केस में डिटरमिनेंट की नेचर क्या होगी, इस केस में डिटरमिनेंट की नेचर क्या होगी। डिटरमिनेंट मीन डिटरमिनेंट ऑफ अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इस केस में जैसे कि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कर चुके हैं हम कि इसका सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी नॉट एग्जिस्ट द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि यहाँ पे इस केस में जो डिटरमिनेंट होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का वो क्या हो जाएगा, जीरो। आप कह देंगे कि यहाँ पे जो डिटरमिनेंट है वो जीरो है, तो दैट इज व्हाई सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इस केस में आप कहेंगे कि इसका जो आपसे कहा जाए बताएं इस केस में डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि डिटरमिनेंट जो है वो इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का वो हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो आता है। तो जब ये केस आता था तो आप उसे फर्दर सॉल्व करते थे अप्लाइंग मैट्रिक्स इन्वर्जन टेक्निक और क्रैमर रूल, अदरवाइज आप स्टॉप कर देते थे। तो वो इस तरह का केस होता था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में और यूनिक नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन में डिटरमिनेंट का बिहेवियर जो है वो एक जैसा होगा। आपका जो डिटरमिनेंट आएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का वो जीरो ही आता है। तो अब आप कह सकते हैं कि ग्राफिकली कि इफ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन द डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वुड बी जीरो। If the two lines are intersecting only at single point, then the determinant of the coefficient matrix not equal to zero. In third case, if the two lines are overlapping to each other, then the determinant of the coefficient matrix would be zero. तो ये वो हमने इसका यूज ग्राफ का थोड़ा सा डिस्कस किया है जो आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर
स्टडी किया होगा। लेकिन इसका हाई लेवल पे भी एप्लीकेशन मिलती हैं, हमें इसका यूज बहुत ज्यादा मिलता है। हमें इसका यूज अप्रोक्सीमेशन थ्योरी में मिलता है। अप्रोक्सीमेशन थ्योरी में जैसे कि नाम से जाहिर है, हम वहां पे जो डिफरेंशियल मॉडल्स होते हैं उनका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन अप्लाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं बाय अप्लाइंग सर्टेन काइंड ऑफ न्यूमेरिकल स्कीम्स। तो वहां पे इसका यूज आ जाता है। फिर इसका यूज लीनियर प्रोग्रामिंग में आ जाता है, इसका यूज फिर बायोलॉजिकल सिस्टम में आ जाता है। जहां भी आपने डाटा को कंपैरिजन करना होगा तो ग्राफिकली, तो आपको वहां पे ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। इसलिए ग्राफ का नॉलेज हासिल करना हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर हम हाई लेवल के ऊपर चीजों को देखना चाहते हैं तो हमें ग्राफ्स को स्टडी करना, मस्ट स्टडी करना पड़ेगा। इसका यूज सोशल साइंसेज में भी है, इकोनॉमिक्स के अंदर है ग्राफ्स का यूज है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ग्राफ का यूज है। इसीलिए हमने ये एक लेक्चर जो हैं स्पेशली डिजाइन किए हैं ग्राफ्स को स्टडी करने के लिए इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक बात यहाँ पे और मैं डिस्कस करता चाहूँ आखिर पे, कि आपने एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें आप एक टेबल बनाते थे, यानी इस तरह का एक खास टेबल बनाते थे आप। तो सपोज ये फंक्शन है जिसका आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो x बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर। डेफिनेटली आपको कोई डोमेन सेट चाहिए टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग रेंज सेट। तो वो डोमेन सेट आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। जीरो पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू मीन y की वैल्यू, आउटपुट वैल्यू। x 1 होगा तो आपके पास y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x माइनस 1 होगा फिर भी आपके पास 1 आ जाएगा। x 2 होगा आपके पास y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x माइनस 2 होगा फिर भी आपके पास y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह आप टेबल ड्रॉ करते थे, फिर इन वैल्यूज को आप ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते थे, और फिर जब इनको प्लॉट करते थे, यानी इन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते थे, तो आपके पास एक पॉइंट बनता था। उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते थे। ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनती थी वो आपके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास फंक्शन होता है जिसका ग्राफ ड्रॉ कर लें उसकी शेप होती थी। तो ये इसी एडवांस अप्रोच होगी एज कंपेयर टू जो प्रीवियसली आप टेबल ड्रॉ करके डिस्कस करते रहे हैं। तो होपफुली हम इसको आप इस फर्स्ट लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। Now we discuss of the functions like asymptote, horizontal asymptote and vertical asymptote. पहले हम देखते हैं कि asymptote हमारे पास क्या है। asymptote एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक लाइन है और ये कर्व है। asymptote is a line to which the graph gets arbitrarily close. asymptote एक ऐसी लाइन होती है जिसको जो कर्व है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अप्रोच करता जाता है, उसको मीन उसके करीब आता जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इस लाइन से कर्व का डिस्टेंस ज्यादा है, इस पॉइंट पे कम है, इस पॉइंट पे उससे भी कम है। तो ये डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, कर्व इसको अप्रोच करता जाएगा। अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट आप फेमिलियर होंगे आई थिंक उससे, कि इसका मतलब ये होता है कि कर्व जो है इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, सिर्फ इस डिस्टेंस कम से कम होता जाएगा, और डिस्टेंस इतना कम होता जाएगा कि वो मिनिमाइज डिस्टेंस हो जाएगा, या हम उसको इग्नोर भी कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या है। इसे डिफाइन करने से पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं हम। asymptote. Asymptote is a line to which the graph gets arbitrarily close. ग्राफिकली ये होगा कि ये लाइन y is equal to b, कब है y equal to f of x, तो डिस्टेंस मिनिमाइज से मिनिमाइज होता जा रहा है हमारे पास, f of x नॉट माइनस b ये डिस्टेंस है इस कर्व के इस पॉइंट का इस लाइन से। अब हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या है। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को a function y is equal to f of x has a horizontal asymptote y is equal to b, suppose y is equal to b कह लेते हैं उसको, if limit x approaches to infinity f of x is equal to b,
डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ x अप्रोचेस टू b। जैसे x अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, x जैसे लार्जर होता जाएगा, f ऑफ x जो है वो b को अप्रोच करता जाएगा। और y इक्वल टू b हमारे पास वो लाइन है जो हॉरिजॉन्टल सिम्पटोम जिसको हम कह रहे हैं। और in the other sense you can say that as x approaches to minus infinity, f of x approaches to means limit x approaches to minus infinity, f of x is equal to b। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सिम्पटोम हो गया। इसकी डेफिनेशन को एक दफा फिर देख लेते हैं। A graph y graph of x had a horizontal asymptote y is equal to b if and only if either limit x approaches to infinity f of x equal to b और limit x approaches to minus infinity f of x equal to b। ग्राफिकली इसे देखते हैं, ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या है। और ये एक लाइन है हमारे पास y is equal to b, इस लाइन को कहते हैं। और ये हमारे पास f of x का ग्राफ है। बाय डेफिनेशन हमने कहा था कि x अप्रोच करेगा जैसे जैसे इंफिनिटी को, मेन x की वैल्यू जैसे से ज्यादा होती जाएगी, हमारा जो फंक्शन है, जो कर्व है, वो कर्व जो है वो अप्रोच करता जाएगा इस लाइन को कि x नॉट डेफिनेटली लेस देन x1 है, x1 लेस देन x10 है। तो x की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, ये जो हमारा कर्व है वो b को उतना ही करीब से अप्रोच करता जाएगा। मीन टू से कि फंक्शनल वैल्यूज में इस लाइन में डिस्टेंस कम से कम होता जाएगा। तो इस तरह के बिहेवियर को, जब फंक्शन का बिहेवियर होगा, हम कहेंगे ये हमारा ये कर्व जो है इसका हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट एग्जिस्ट कर रहा है, वो y इज इक्वल टू b है। ये देखिए, अब हम डिफाइन करते हैं कि वर्टिकल असिम्पटोट हमारे पास क्या होता है। वर्टिकल असिम्पटोट डेफिनेटली हमारे पास वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन उसकी डेफिनेशन हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट से मुख्तलिफ होगी। उसका जो ग्राफ का जो बिहेवियर है अप्रोच करने का उस लाइन को, वो भी डिफरेंट हो जाएगा। कर्व, suppose y is equal to f of x is our curve. It has a vertical asymptote at x is equal to c if either limit x approaches to c from the left, f of x approaches to plus minus infinity, or limit x approaches to c plus mean from the right we are approaching to c, f of x is equal to plus minus infinity. Then we say that our curve have a vertical asymptote. ग्राफिकली इसे देखते हैं, ग्राफिकली इसका क्या मीनिंग है। दिस इज अ लाइन x इज इक्वल टू c। देखा होगा कि जैसे जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये x नॉट है, इसे हम x5 कह लेते हैं, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये हमारा x6 है। जैसे जैसे आप c को अप्रोच कर रहे हैं x एक्सिस के ऊपर, आपका जो कर्व है उसकी जो फंक्शनल वैल्यूज हमें इस ग्राफ से नजर आ रही हैं, वो अनबाउंडेडली लार्ज से लार्जर होती जा रही है। तो अनबाउंडेडली मीन कि f ऑफ x आपका अप्रोच करता जा रहा है इंफिनिटी को, y की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, आपका कर्व जो है वो अनबाउंडेड बिहेवियर शो कर रहा है। इस तरह के हम कहते हैं कि then we say that अगर इस तरह का बिहेवियर आ जाए, we say that our curve have a vertical asymptote x is equal to c। ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन है वर्टिकल असिम्पटोट की, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। अब हम डिफाइन करते हैं asymptotes of a rational functions। We know that every rational function, let's suppose ये हमारे पास rx है, can be written in the form of p of x over q of x, where p of x is a polynomial of degree n and can be written like that, plus an minus 1, where an minus 1
are the coefficients of the polynomial an minus 1, so on, and a naught are the coefficients of the polynomial, and n is the degree of the polynomial p of x. Similarly, polynomial q of x can be written in this form: bm x raised to power m plus bm minus 1 x raised to power m minus 1 and plus so on b naught, where bm minus 1 and b naught are the coefficients and m is the degree of the polynomial q of x. Rx is a rational function which can be written the quotient of two polynomials. Now we'll give some comments. If n is equal to m, mean degree of the polynomial p of x and degree of the polynomial q of x are equals, then the line y is equal to an over bm are the horizontal asymptotes. Then the line y is equal to an over bm are the horizontal asymptote. Mean to say, the coefficients of the highest power of the variable in polynomial p of x and the coefficients of the highest power of the variable in polynomial q of x, और हम उन दोनों कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आ जाए. सेकंड ऑब्जर्वेशन इज दैट इफ n is less than m, then y is equal to 0 is our horizontal asymptote. Third one, that if n is greater than m, then the rational function Rx becomes unbounded for large values of x. तो ये हमने रैशनल फंक्शंस के असिम्प्टोट्स को डिस्कस किया. हमने देखा कि रैशनल फंक्शन के असिम्प्टोट्स जो हैं वो पॉलिनोमियल की डिग्री के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. अगर उनकी डिग्री इक्वल है तो फिर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होंगे जो कि लाइन होगी y is equal to an over bm. अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px जो है वो लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल qx है, देन द लाइन y equal to 0 will be the horizontal asymptote. And if n is greater than m, mean degree of the polynomial of p of x greater than the degree of the polynomial of q of x, then Rx becomes unbounded a large value of x. हम इसको डेफिनेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं स्लाइड्स के ऊपर. अभी हमने हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को डिफाइन किया, हमने वर्टिकल असिम्प्टोट को डिफाइन किया, फिर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस राइट डाउन की हाउ टू कैलकुलेट द असिम्प्टोट्स ऑफ अ रैशनल फंक्शन. अब हम रैशनल फंक्शन की असिम्प्टोट्स को डिटरमिन करेंगे न्यूमेरिकली, मीन टू से कि हम एग्जांपल से फाइंड आउट करेंगे कि रैशनल फंक्शन के असिम्प्टोट को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है. Suppose we have a rational function r of x is equal to 1 over. अगर थोड़ा सा इसे क्लियरली ऑब्जर्व किया जाए इस रैशनल फंक्शन को, तो हमारे लिए हमें यहाँ से एक चीज, हमें एक ऑब्जर्वेशन नजर आ रही है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग इन द न्यूमिनेटर is less than the degree of the polynomial involving in the denominator. इस केस में अगर ये केस आ जाए जहाँ पे पोलिनोमियल जो डिनोमिनेटर में है उसकी डिग्री जो है वो कम है उस पोलिनोमियल से जो पोलिनोमियल डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है, तो हमने डिस्कस किया था कि उसका एक हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा और वो होगा y इक्वल टू 0. पहला जो हमने देखा कि y इक्वल टू 0 is horizontal asymptote of r of x. अब हम देखते हैं कि क्या फंक्शन किसी भी पॉइंट पे, आई मीन टू से कि रियल लाइन के ऊपर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जहां पे ये फंक्शन अनबाउंडेड बिहेवियर शो कर रहा है. अब हम वो देखेंगे क्योंकि हमने कहा था कि हमने अनबाउंडेड की बात भी की थी रैशनल फंक्शन के सिम्प्टोट्स के ऑब्जर्वेशन को जब हम राइट डाउन कर रहे थे. तो ये फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x रियल, आई मीन टू से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है एक्सेप्ट एट x इक्वल टू
0. It is defined for all x not equal to 0. जब हम 0 लिखेंगे तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। जब हम x की जगह पे 0 लिख देंगे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड मीन के ये अनबाउंडेड बिहेवियर को शो करेगा। हम देखते हैं कि 0 के ऊपर r ऑफ x किस तरह का बिहेवियर शो करता है। सपोज हम ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसे लेबल करते हैं। सपोज दिस नंबर इज 0, इसे हम 1 कह लेते हैं, इसे हम -1 कह लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमारे पास 1/2 है, यहाँ पे हमारे पास 1/3 है, यहाँ पे हमारे पास 1/4 है, यहाँ पे हमारे पास 1/100 है। इस पॉइंट को इसको हम कह लेते हैं x0, x0 इज इक्वल टू 1/2, x1, x2 एंड दिस इज, इसको हम कह लेते हैं, ये नंबर हमारे पास x100 है। 1 इज 100, x100 हमारे पास है 1/100। तो देखते हैं इन जो 0 और 1 के बिटवीन में जो हमने नंबर्स लिए हुए हैं ये कि क्या बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पे r x0 इज इक्वल टू 1/1/2, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2 एंड r x1 ये हमारे पास सिमिलरली इसी तरह आ जाएगा 3 एंड r x2 ये हमारे पास आ जाएगा 4 एंड r x100 ये हमारे पास आ जाएगा 100। आपने देखा होगा कि ऐसे से हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं और हमारा जो रैशनल फंक्शन है उसकी जो वैल्यूज हैं वो लार्जर से लार्जर होती जा रही है। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाता है जो 10,000 है, हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 1/10,000, एक पॉइंट x 10,000, तो वहां पे हमारे पास rx जो है वो 10,000 आ जाएगा। इन वैल्यूज से ग्रेटर होती जा रही है। इट्स मीन कि आपका जो रैशनल फंक्शन है जैसे से आप 0 को अप्रोच करेंगे आपका रैशनल फंक्शन अनबाउंडेड बिहेवियर शो करेगा। xn उन सबको इंफॉर्मेशन को अगर हम समराइज करें थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा n इन r x0 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, r x1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अगर हम उस प्रीवियसली जो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी उसे हम माइंड में रखें और r x100 हमारे पास क्या आ जाएगा 100, ये सारा। अगर हम यहाँ पे लिमिटिंग केस अप्लाई करें एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी r xn इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity and this is equal to infinity unbounded behavior। ये वो डेफिनेशन थी जो हमने वर्टिकल सिम्प्टोट के लिए डिफाइन की थी। तो दिस एट x equal to 0 r of x has a vertical asymptote। अब हम ये जो हमने डिस्कशन की है इसको हम बुलेट्स की फॉर्म में एक स्लाइड पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास हमने भी डिस्कशन की, इसको हमने बुलेट्स की फॉर्म में स्लाइड पे लिख लिया। अब इसका ग्राफ किस तरह का होगा ऑब्जर्व करें, ये ग्राफ इसका इस तरह का हमारे पास ग्राफ आ जाएगा इसका। आप दिस y इक्वल टू 1 ओवर x यानी ये उसका ग्राफ है, ये वो लाइन है x इज इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 ये वो लाइन है। जैसे जैसे आपकी वैल्यूज आपने अप्रोच किया 0 की तरफ आपका फंक्शन का जो बिहेवियर है वो अनबाउंडेड टाइप हो। और सिमिलरली ये वो लाइन है y इक्वल टू 0 जो आपकी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है। जैसे जैसे x की वैल्यू आप लार्जर से लार्जर करते जाएंगे तो आपका ये जो ग्राफ है ये अप्रोच करता जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो ये हमने देखा कि एग्जाम्पल में हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे रैशनल फंक्शन के सिम्प्टोट्स को। अभी ये फंक्शन मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया ये ग्राफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा शो करना था मुझे इसके बिहेवियर को कि किस तरह y इक्वल टू 0 जो लाइन है वो इसका हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट बनता है और x इक्वल टू 0 इसका वर्टिकल सिम्प्टोट बनता है। लेकिन आप
अभी ये अगर ग्राफ को ना भी ड्रॉ कर सकें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम सारी प्रॉपर्टीज ऑफ अ फंक्शन डिफाइन नहीं कर लेंगे उस वक्त तक हम ग्राफ को बाकायदा तौर पे स्केच भी नहीं करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो अभी ये सिर्फ जस्ट आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया था। ये किस तरह ड्रॉ हुआ ये हम अपने लास्ट लेक्चर में जाके देखेंगे, जहाँ पे हम स्केच करेंगे आफ्टर डिफाइनिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शंस। तो देन वी अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम असिम्पटोट्स ऑफ रैशनल फंक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। सपोज वी हैव a rational function like that r of x is equal to 10x over x plus 2. Clearly the both the polynomials involving in rational functions are linear, mean both have same degree. It's mean if we have write down in the observation to calculate the asymptote of rational functions, if the degree of the polynomial involving in the numerator is equal to the polynomial degree of the polynomial involving in the denominator, then their asymptote will be calculated like that. I mean, we take the coefficient of x and coefficient of this qx polynomial, say it is qx, it will be equal to 10. This is no y is equal to 10 will be over the horizontal asymptote. अगर हम बाय डेफिनेशन इसे देखें कि जैसे जैसे x लार्जर होता जाएगा द जो 2 का रोल है वो मीनिंगलेस होता जाएगा। x की लार्जर वैल्यू लेते जाएं तो जो 2 का रोल है वो मीनिंगलेस होता जाएगा। तो इट्स मीन कि आपका rx जो है वो अप्रोच कर जाएगा 10x इक्वल टू 10 हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। अब ये रोल जो 2 का जो मैंने अभी कहा कि ये मतलब इसमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा डिनोमिनेटर के अंदर, वो किस तरह है आप इसकी लॉन्ग डिवीजन करके देखेंगे। 10x over x plus 2 is equal to 10 minus 20 over x plus 2. This is the over rx. Now take the limiting case, mean x को larger करें, larger mean x approach करे infinity को, r of x is equal to limit x approaches to infinity 10 minus 20 over x plus 2. So then simplies previous step से limit x approaches to infinity r of x is equal to 10 minus 0 is equal to 10. तो हमने बाय डेफिनेशन देखा कि इसका जो असिम्पटोट है वो y is equal to 10 ही आएगा हमारे पास, और हमने ऑब्जर्वेशन से भी ये चेक किया कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री सेम आ जाए तो फिर भी इसका जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट निकला है वो 10 ही निकला है। अब हम इन जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं इसको हम एक स्लाइड में राइट डाउन कर लेते हैं जैसे हमने लास्टली किया था। और एक बात इसकी रहेगी वर्टिकल असिम्पटोट के बारे में, इसके वर्टिकल असिम्पटोट किस तरह का होगा, कौन सा लाइन होगी जो इसकी वर्टिकल असिम्पटोट होगी। देखिए फंक्शन का बिहेवियर जो है वो अनबाउंडेड होता है, rx becomes unbounded whenever x approaches to -2। यानी आपका x -2 को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे -2 के करीब आप पॉइंट चूज करते जाएंगे आपका rx जो है वो अनबाउंडेड बिहेवियर को शो करेगा। It becomes unbounded as x approaches to -2. Its mean at x equal to -2 our rational function have a vertical asymptote। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास किस तरह का आएगा। ये इसका ग्राफ है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट है, लाइन y is equal to 10, this will be horizontal asymptote, and at x equal to -2 this means 0 -2 and this is -10, and और x is equal to -2 के ऊपर जो हमारे पास आएगा वो
ये लाइन है हमारे पास x इज इक्वल टू -2, तो ये हमारा वर्टिकल सिम्प्टोट है। अगेन यहाँ पे सिर्फ इसलिए ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है इस रैशनल फंक्शन का, ताकि आपको ये चीज सिम्प्टोट जो है वो नजर आ सके। अब एक और एग्जाम्पल को हम देखेंगे, मैं उसको बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप उसकी एक्सप्लेनेशन खुद देखिएगा कि उस एग्जाम्पल से डिस्कस द asymptote of the following rational functions 4x square। तो this function is defined for all the real values except at x equal to plus minus 2। मीन जब अब x आपका अप्रोच करेगा -2 को या 2 को, मीन x जैसे जैसे अप्रोच कर देगा आपका, x अप्रोच करेगा -2 को और x अप्रोच करेगा 2 को, तो rx जो है वो अप्रोच करेगा मीन अनबाउंडेड बिहेवियर को। मीन rx का जो बिहेवियर है वो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो आपने देखा इसमें जो पॉलिनोमियल की डिग्री है, वेदर इट इज इन्वॉल्विंग इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बोथ आर सेम। मीन इसकी डिग्री भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होगा बाय ऑब्जर्वेशन होगा 4/-1, यानी हमारे पास इसका जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आ जाएगा वो 4/-1 आएगा। मीन हम उनके कोफिशिएंट्स को लेंगे, जब हम उनके कोफिशिएंट्स को लेंगे तो ये इसी तरह इसके जो हमारे पास वर्टिकल असिम्प्टोट आएंगे वो -2 हमारे पास आएंगे। अब इसका ग्राफ किस तरह ड्रॉ होता है वो हम अभी देख लेते हैं। तो rx अप्रोच करेगा 4x के -x को, सेम इसकी लॉन्ग डिवीजन करके आप देख लीजिएगा कि 4 does not make any kind of impact in the denominator as x gets larger and larger। सिमिलरली ये इसका ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। देखा ये x -2 है, ये x हमारे पास 2 है, यानी ये जो लाइन है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये x इज इक्वल टू -2 है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है, ये वर्टिकल सिम्प्टोट है। सिमिलरली सेम ये हमारे पास जो लाइन है ये हमारे हॉरिजॉन्टल सिम्प्टोट को शो कर रही है, ये वाली लाइन। तो आई थिंक हमने काफी एग्जांपल्स को डिस्कस किया है जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिम्प्टोम्स को हमने पहले देखा, फिर हमने उसको डिटरमिन किस तरह करते हैं सिम्प्टोम्स ऑफ रैशनल फंक्शन, हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस राइट डाउन की, फिर हमने 3 एग्जांपल्स को डिस्कस किया जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिम्प्टोम को डिटरमिन किया।